नमस्कार, गुल्लक टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं राजीव रावत। क्या उत्तराखंड में ऋषिकेश नगर निगम का चुनाव फ्री एंड फेयर हुआ था? जिस दिन से वोट पड़ा, सवाल उसी दिन से खड़े हो रहे हैं। वोटिंग पैटर्न को लेकर, मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में न होने को लेकर, कई मतदाताओं के मतदान केंद्र में जाने से पूर्व ही उनके नाम का मत पहले से ही पढ़ने को लेकर, उसके बाद काउंटिंग प्रोसेस को लेकर, काउंटिंग के दौरान जो मतपत्र हैं या उससे पहले मतपेटियां किस तरीके से आई, उनकी सील्स को लेकर, और उन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल यह हो रहा है कि जो निर्वाचित मेयर हैं, क्या वो पात्र थे उत्तराखंड में ऋषिकेश सीट से चुनाव लड़ने के लिए? सामान्यतः भारत में कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक है, वो देश की किसी सीट से भी चुनाव लड़ सकता है। उसके लिए उसे कई मामलों में अपना नाम जिस सीट से वो चुनाव लड़ रहा है वहां चढ़वाना पड़ता है। लेकिन सवाल यह है कि शंभू पासवान ऋषिकेश की सीट या देवप्रयाग की सीट किसी से भी चुनाव लड़ सकते हैं, या बम्बई की सीट से भी चुनाव लड़ सकते हैं, पर क्या वो आरक्षित पद पर उस आरक्षण की सीट से चुनाव लड़ सकते हैं? क्या जो आरक्षण, ओबीसी आरक्षण या एससी आरक्षण या एसटी आरक्षण तय हुआ उत्तराखंड के नागरिकों के लिए, उत्तराखंड के मूल निवासियों के लिए, जो उत्तराखंड की वेरीफाइड सूची में एससी एसटी या अन्य वर्ग से आते हैं, ओबीसी से आते हैं, क्या उसका लाभ शंभू पासवान ले सकते हैं या नहीं? और सारे देश में यह सवाल सभी जानते हैं कि जाति व्यक्ति की तय होती है पिता से। बेटी विवाह के बाद भी यदि उसका पति एससी है, एसटी है, ओबीसी है, लेकिन पिता नहीं है, तो भी वो एससी एसटी का लाभ नहीं ले सकती ससुराल में जाने के बाद। तो क्या जो रोजी रोटी कमाने के लिए उत्तराखंड में कोई व्यक्ति आया है, वो एससी एसटी का लाभ ले सकता है? क्या वो जाति प्रमाण पत्र उत्तराखंड से इशू करा सकता है? क्योंकि उत्तराखंड में किसका पिता क्या है और उसके पिता किस जाति के हैं, उत्तराखंड के अभिलेखों में कैसे इस फाइनल हो सकता है? क्या 1950 में जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर हुआ था, जो जिस जनपद का निवासी है, जो जिसके जहां अभिलेख हैं, क्या उसे ओवर रूल किया गया? यह सवाल इसलिए क्योंकि यह सवाल हाईकोर्ट में पहुंचे हैं, और हाईकोर्ट में पहुंचने के बाद माननीय हाईकोर्ट ने जिलाधिकारी देहरादून को इस संबंध में उनसे रिपोर्ट तलब की है, और उसको लेकर एक कमेटी गठित हुई है, और उस कमेटी में दिनेश चंद्र मास्टर जी के प्रतिनिधि के रूप में सुरेश सिंह जी, जो प्रवक्ता हैं उत्तराखंड बेरोजगार संघ के, इन्होंने 16 सूत्रीय बिंदुओं के साथ अपना आपत्ति पत्र, जिसमें बहुत सारे मामले संवैधानिक पूर्व में दिए गए निर्णय, संविधान पीठ और उससे पूर्व प्रेसिडेंशियल ऑर्डर को लेकर हैं, उसका हवाला देते हुए उत्तराखंड के में चीफ सेक्रेटरी से लेकर तमाम संबंधित अधिकारियों और जिलाधिकारी देहरादून को सौंप दिया है। हमारे साथ लाइव मौजूद हैं सुरेश सिंह जी, और उसके बाद यह सवाल खड़ा हो गया है, क्या शंभू पासवान की कुर्सी खतरे में है, और क्या बिहार मूल का एससी, उसका सर्टिफिकेट उत्तराखंड में मान्य है कि वो चुनाव लड़ सके? बहुत स्वागत है आपका सुरेश सिंह जी। मैंने आपका जो आपत्ति पत्र है वो देखा है, कोशिश की है थोड़ा पढ़ने की। 16 सूत्री बिंदुओं में बहुत सारे संवैधानिक मामलों का आपने उल्लेख किया है, बहुत सारी व्यवस्थाएं जो विभिन्न उच्च न्यायालयों या हाईकोर्ट के द्वारा या सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा या संविधान पीठ के द्वारा दी गई व्यवस्थाएं हैं, उनका हवाला करते हुए आपने आपत्ति दी है। आपको क्या आपत्ति है शंभू पासवान जी के उत्तराखंड में चुनाव लड़कर निर्वाचित होने पर, और क्यों आपको लगता है कि उनका जो निर्वाचन है वो रद्द होना चाहिए? देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद रावत जी। देखिए, आपने शंभू पासवान जी का जिक्र किया। शंभू पासवान जी से हमारी कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है, और ना ही शंभू पासवान जी के साथ हमारा कभी मुलाकात हुई है अपने 30 साल के जीवन काल में, और ना ही शंभू पासवान जी के साथ हमारी कोई पारिवारिक रंजिश है। शंभू पासवान से पहली मुलाकात अभी 9 तारीख को हुई है, मतलब 2-3 दिन पहले 9 तारीख को जिलाधिकारी के जांच कमेटी जो जिलाधिकारी महोदय ने गठित की है उसके सम्मुख। अदरवाइज शंभू पासवान जी से कोई ऐसा नाता हमारा रहा नहीं है। दूसरी बात, दिनेश चंद्र मास्टर जी हैं। दिनेश चंद्र मास्टर जी से भी संबंध हमारे ये हैं कि वो उत्तराखंडी मूल के हैं,
और दूसरी बात यह है कि वो हमारे जनपद टिहरी गढ़वाल से हैं, क्योंकि मैं भी स्वयं टिहरी जनपद का मूल निवासी हूँ और हमारी तमाम पीढ़ियां, दसों पीढ़ियां हमारी जनपद टिहरी में गुजरी हैं। और तीसरी बात यह है कि वो उत्तराखंडी मूल के हैं, ये सबसे बड़ी बात है। और जहाँ तक बात शंभू पासवान जी की है, शंभू पासवान जी बिहारी मूल के हैं। ये उनके जो है दस्तावेज इस बात की पुष्टि करते हैं, क्योंकि उन्होंने अपना जो 8th क्लास का उन्होंने जिक्र किया है, उनकी पढ़ाई लिखाई जो 8वीं क्लास तक है, वो बिहार राज्य से। अब 8वीं क्लास की पढ़ाई आप एक कॉमन सेंस वाली बात होती है और ये हर व्यक्ति के दिमाग में रहता है कि 8 साल का बच्चा अगर कहीं पढ़ाई कर रहा है तो उसकी उम्र क्या होगी, है ना? ये बताने का मैं ज़्यादा वो नहीं करूँगा, लेकिन ये सच्चाई है। और दूसरी बात अनुसूचित जाति की हो रही है, तो अनुसूचित जाति का जिक्र करना बहुत ज़रूरी है। संविधान के अनुच्छेद 266 में जो है, 266 के खंड 24 में अनुसूचित जाति शब्द को बिल्कुल परिभाषित किया गया है और जिसके अनुसार अनुसूचित जाति का अर्थ ऐसी जातियां, नस्लें या जनजातियां या ऐसी जातियों, नस्लों या जनजातियों के भाग या समूह हैं जिन्हें संविधान के प्रयोजनों के लिए अनुच्छेद 341 के तहत अनुसूचित जातियां माना जाता है। और भारत के संविधान का आर्टिकल 341 वह प्रक्रिया और तरीका है जिसके द्वारा जातियों को अनुसूचित जाति के रूप में निर्देशित किया जाता है। अब बात यह है कि अनुसूचित जाति के शंभू पासवान जी बिहारी मूल के हैं, ये बात तो सत्यता है इस बात में, और ये वो खुद भी बात को समझते होंगे। और जहाँ तक उनके जाति प्रमाण पत्र का प्रश्न है, जाति प्रमाण पत्र का जो प्रश्न है वो ये है कि जो हमारे महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी की जो अधिसूचना 1950 की है, 1950 की जो अधिसूचना है, उसके तहत उसमें स्पष्ट लिखा गया है कि आप अनुसूचित जाति का लाभ वहीं से लेंगे जहां आपकी पैतृक संपत्ति थी, जहां आपके पूर्वज निवास करते थे। 1950 का मैं जिक्र कर रहा हूं। 1950 में तो शंभू पासवान जी उत्तर प्रदेश में नहीं थे। उत्तर प्रदेश का जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि उत्तराखंड तो उत्तर प्रदेश का हिस्सा था। नवंबर 2000 में उत्तराखंड बना और उत्तराखंड में भी ये नियम फॉलो हुए कि जो व्यक्ति राज्य गठन के दौरान जिस परिसीमा में रह रहा है, या चाहे उत्तर प्रदेश का हो चाहे उत्तराखंड का हो, वो जिस परिसीमा में रहना चाहे उसको वहां का लाभ मिलेगा। आज की जो करंट सिचुएशन ये है कि अगर मैं अनुसूचित जाति का व्यक्ति हूं और मैं उत्तर प्रदेश में लाभ लेना चाहूंगा तो मुझे नहीं मिलेगा, और उत्तर प्रदेश का जो व्यक्ति उत्तराखंड में अनुसूचित जाति का लाभ लेना चाहेगा वो नहीं ले पाएगा। जहां तक बात शंभू पासवान जी के निवास स्थान की, क्योंकि निवास स्थान को स्पष्ट रूप से कहा गया है आर्टिकल 341 के खंड 2 में कहा गया है कि निर्विवाद रूप से सूची में जो अधिसूचना है 1950 की महामहिम राष्ट्रपति द्वारा, उसमें स्पष्ट लिखा गया है 341 की खंड 2 को ध्यान में रखते हुए निर्विवाद रूप से उक्त सूची में छेड़छाड़ करना जो है वो संसद द्वारा बनाए गए संसद को अधिकार है। और संविधान आदेश के उपरोक्त जो ये पूरा आर्टिकल 341 में कहा गया है उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि किसी व्यक्ति की किसी इलाके के संबंध में निवासी स्थिति यह निर्धारित करने का केंद्र बिंदु है कि उसकी जाति अनुसूचित है या नहीं। दूसरा, भारत सरकार द्वारा जारी विभिन्न अधिसूचनाओं द्वारा इस पहलू को बार बार स्पष्ट किया गया कि जाति की स्थिति के संबंध में निवास के पहलू पर प्रकाश डालने के लिए जो है 22 मार्च 1977 के निर्देश जो है प्रासंगिक है। अब 1977 के जो जिसका हवाला मैंने पत्र में भी किया गया, जो पत्र आज मैंने मुख्य सचिव महोदय को भी दिया है, जो पत्र मैंने जिलाधिकारी महोदय को भी दिया है, जो पत्र मैंने सचिव समाज कल्याण को भी दिया है, जो पत्र मैंने सचिव कार्मिक एवं सतर्कता को भी दिया है, उसमें स्पष्ट लिखा गया है कि इस प्रकार कोई व्यक्ति जो अपने मामले में लागू राष्ट्रपति के आदेश की अधिसूचना के समय यानी कि 1950 के समय अस्थायी रूप से अपने अस्थायी निवास स्थान से दूर है, उदाहरण के लिए जीविकोपार्जन के लिए हो सकता है, वो शिक्षा के लिए हो सकता है, या आदि या अन्य कोई मामले हो जिसके लिए वो दूसरे स्टेट में रह रहा हो, यदि उसकी जाति जनजाति उसके राज्य क्षेत्र के संबंध में उस आदेश में निर्दिष्ट की गई है, लेकिन उसे अपने अस्थायी की बात कर रहा है, लेकिन उसे अपने अस्थायी निवास स्थान के संबंध में ऐसा नहीं माना जा सकता है। इस तथ्य के बावजूद
कि राष्ट्रपति के आदेश में उस क्षेत्र के संबंध में उसकी जाति जनजाति का नाम अनुसूचित किया गया है। यानी कि इसमें एक और बात भी कही गई है, क्योंकि मैं जो बातें कह रहा हूँ वो कॉन्स्टिट्यूशनली कह रहा हूँ और स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ, ये मैं कोई अपनी मनगढ़ंत बातें नहीं कर रहा हूँ। स्पष्ट रूप से कहा गया है कि राष्ट्रपति की अधिसूचना के समय 1950 के समय जो व्यक्ति जिस राज्य में अधिसूचित था, अनुसूचित जाति के अंतर्गत, अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत, वो उस जाति का लाभ उसी प्रदेश में लेगा। उस प्रदेश के अलावा अतिरिक्त वो किसी प्रदेश में उसका लाभ नहीं ले सकता है। दूसरा, उसमें भारत सरकार के भी कई जियोज हैं, जिन जियोज में इस चीज का भी जिक्र किया गया है। मैं भारत सरकार के कुछ जियोज भी आपके सामने रखूंगा, क्योंकि जाति का मसला राज्य का मसला नहीं है। राज्य का मसला, जाति का मसला हमारे संसद को अधिकार है, जो जिसके निर्णय हमारे संसद को करने हो, तो उसमें क्या जोड़ना है, क्या घटाना है, किसको रखना है, किसको नहीं रखना है, ये हमारी संसद जो हमारी इस पर डिसीजन लेती है और महामहिम राष्ट्रपति की अनुमति के पश्चात वो लागू होती है। तो जी जी। इसमें हमारे जो संसद में जो डिसीजन है, जो हमारे भारत सरकार के गृह मंत्रालय के जो जियोज हैं, उनका भी मैं आपके सम्मुख कुछ जिक्र करना चाहूंगा। जो एक शासनादेश है 22 फरवरी 1985 का एक जियो है, जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एंड गृह मंत्रालय का है, और उसमें गृह मंत्रालय ने स्पष्ट रूप से समस्त राज्यों के मुख्य सचिवों को प्रेषित किया है और यह निर्देश दिए कि कोई भी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति जाति प्रमाण पत्र, अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण का लाभ अपने मूल राज्य में ले सकता है, माइग्रेट किए गए राज्य से नहीं। यानी कि जो व्यक्ति जिस राज्य के, वो वही लाभ ले सकता है, प्रवास के बाद वो किसी अन्य राज्य में जाते हैं, वहां उसको लाभ नहीं मिल सकते हैं। दूसरा, इसी जो 1985 का जो जियो है, इसी को आधार बनाते हुए जो है, इस पर एक्शन कमेटी ऑन इश्यू ऑफ कास्ट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के इंडिया एंड अदर्स में संवैधानिक पीठ का जजमेंट है। संवैधानिक पीठ के जजमेंट है 18 जुलाई 1994 का, जिसमें स्पष्ट रूप से संवैधानिक पीठ ने कहा कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का कोई भी व्यक्ति अनुसूचित जाति जनजाति से संबंधित आरक्षण का लाभ अपने मूल राज्य से ही ले सकता है, माइग्रेट के राज्य से नहीं। ये संवैधानिक पीठ का जजमेंट है 18 जुलाई 1994 का। तो ये स्पष्ट करता है। इसके अलावा जो है 22 फरवरी 2018 का भी एक इशू है, शासनादेश है, जिसमें भी ये जो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, इसमें भी स्पष्ट लिखा गया है कि इट इज clarified that the scheduled caste, scheduled tribes person on migration from the state of his her origin to another state will not lose his her status as scheduled caste, scheduled tribe, but she will be entitled to the concessions benefits admissible to the scheduled caste, scheduled tribes from the state of her origin and not from the state where she is migrated। यानी कि कोई भी व्यक्ति जो है दूसरे राज्य में, ये सारे एक ही जैसे जिक्र हैं और ये अलग अलग समय पे शासनादेश जारी हुए हैं, एक ही समय के जारी नहीं हुए हैं। 2018 का जियो है जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ। उसके बाद अच्छा, ऐसा करते हैं सुरेश सिंह जी, आप आगे बताइएगा, इससे आगे जरा मोटे मोटे तौर पर आम आदमी की भाषा में मैं कुछ आपसे समझना चाहूंगा। आपने कहा आप टिहरी जनपद के निवासी हैं, आप जो अपना जाति प्रमाण पत्र आपके पास होगा, ये जारी कहां से हुआ है? टिहरी से हुआ है, देहरादून से हुआ है, या किस जिले से हुआ है आपका अपना? देखिए, जो जाति प्रमाण पत्र को बनाने की प्रक्रिया, आपने बहुत अच्छा सवाल किया और इसको समझना बहुत स्पष्ट रूप से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं और अपने तमाम जो आपके दर्शक है उनको भी समझाने की कोशिश करता हूं। ये प्रक्रिया इतनी स्ट्रिक्ट है अब कि आज के समय में हम लोगों को अपना जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए अपने 1950s के जो हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं उनको बकायदा पटवारी के पास देना होता है, तहसीलदार जो हमारा जाति प्रमाण पत्र जारी करता है, और उसी जाति के आधार पर जो 1950 में दर्शाई गई है और वो अधिसूचित है महामहिम राष्ट्रपति के द्वारा, वो हमारे संबंधित तहसील से ही बनता है। अगर हम चाहें, अगर हम ऐसा नहीं कर सकते कि आज हमने यहाँ हम इस समय देहरादून में रह रहे हैं
तो हमारा टिहरी पैतृक निवास है और हम अपना देहरादून में रह रहे हैं तो देहरादून से बना दें। इतनी छूट नहीं है एक स्टेट के अंदर भी, एक स्टेट के अंदर भी हम अपना जाति प्रमाण पत्र एक तहसील से दूसरी तहसील में नहीं बना सकते हैं। अच्छा, तो मतलब ये हुआ कि उत्तराखंड के 12 जनपदों से जो शेष 12 जनपद हैं टिहरी को छोड़ के, आपको सुरेश सिंह जी को जाति प्रमाण पत्र नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। और अगर उसके और मिलने की भी प्रक्रिया है, मिलने की भी प्रक्रिया है। अगर हाँ, मुझे अपने अदर स्टेट से, अदर डिस्ट्रिक्ट से, सॉरी अदर डिस्ट्रिक्ट से अगर अपना जाति प्रमाण पत्र बनाना है तो मुझे फिर भी अपने मूल जन्म स्थान के, मूल पैतृक स्थान के, मूल जहाँ का मेरा है, मुझे वहीं के डॉक्यूमेंट्स वहां भी देने पड़ेंगे। और वहां का संबंधित, जिस जहां मैं रह रहा हूँ प्रेजेंट में, वहां का संबंधित तहसीलदार, संबंधित पटवारी मेरे मूल पैतृक स्थान के संबंधित पटवारी और संबंधित तहसीलदार से कंसर्न करेगा, परामर्श करेगा और उसकी सत्यता की पुष्टि के बाद मुझे जाति प्रमाण पत्र जारी करेगा। यहाँ तो ठीक। एक तहसील से दूसरी तहसील में अच्छा, नहीं बनाया जा सकता सर्टिफिकेट। हाँ, और यहाँ अब तो ये बड़ी बिहार बात का है। व्यक्ति, एक तो 12 जिलों में आपके लिए संकट है। अभी आप यस जिस टिहरी जनपद की माना 9 तहसील है, 10 तहसील है, 11 तहसील है, तो उनमें से जिस तहसील के आप हैं, उस तहसील से जी, अलग तहसील है, वहां भी आप नहीं बना सकते। नहीं बना सकते। वहां हमें, हम अगर वहां बनाने की कोशिश करें तो वहां जो तहसील है संबंधित हमारी, वो जो संबंधित तहसील से हाँ, ही लिखवा के हम दूसरी तहसील में बना सकते हैं। बनेगा आपकी मूल तहसील से ही ना, वो तो सिर्फ जारी जी जी करेंगे वहां से। वो जी 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 आपकी बिल्कुल बनेगा। एप्लीकेशन पे आपकी मूल तहसील से प्रमाणित करा के कि आपकी जाति क्या है, आपके पिता का नाम क्या था, उस आधार यस, पर आपका नाम क्या है, फिर आपको जारी जी कर सकते हैं। अभी बिल्कुल। शंभू पासवान जी ने दावा किया कई जगह कि वो जी टिहरी के, और खासतौर पर पुरानी टिहरी, उन्होंने कहा जो टिहरी डैम जहां बना था वहां के जी निवासी हैं। अब शंभू जी। पासवान जी का जो जाति प्रमाण पत्र है, क्या आप लोगों ने ये चेक करवाया कि वो कहां से जारी हुआ? टिहरी जिले से जारी हो रखा है या कहीं और से? जो जाति प्रमाण पत्र उन्होंने लगाया है अपने नामांकन फॉर्म में, वो जाति प्रमाण पत्र उत्तर प्रदेश के जमाने का बना हुआ है, जुलाई 2000 का बना हुआ है। और वो तब ऋषिकेश से संबंधित है, टिहरी से उसका कोई संबंध नहीं है। और टिहरी तो तब डूब गया था जबकि वो बात कर रहे हैं। और जी। दूसरी बात ये भी है कि चाहे वो टिहरी में रहें, चाहे वो ऋषिकेश में रहें, चाहे वो देहरादून में रहें, चाहे वो देश के किसी भी कोने में रहें, मसला वो नहीं है, मसला रहने का नहीं है। आर्टिकल 19 उन्हें पूरी अधिकार देता है कि आप देश के किसी भी कोने में रहें। बट किंतु बात यह है, बात जाति का मसला है। ये कोई सामान्य जाति का मसला नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग मंगलौर में चुनाव लड़ाने के लिए हरियाणा से किसी व्यक्ति को ला दें, वो चल सकता है। हमारे बिहार जो तथाकथित अपने आप को कहते हैं कि मैं बिहार से आया हूँ और यहाँ पर विधायक बन गए, मंत्री बन गए, हो सकता है। वो सामान्य का मसला है, ये अनुसूचित जाति जनजाति का मसला नहीं है। सामान्य जाति में ऐसा संभव है कि आप कहीं रह रहे हो सकता है आपने कर लिया हो। लेकिन अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के मामले में स्पष्ट गाइडलाइंस है हमारे संविधान में। हमारे सर्वोच्च न्यायालय ने कई माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कई डिसीजन इस मामले में दिए हैं। देश के विभिन्न माननीय उच्च न्यायालयों ने इस बारे में डिसीजन दिए हैं और स्पष्ट रूप से दिए हैं। और हालिया प्रकरण तो मैं एक डिसीजन की बात आ ही रही है तो मैं आपको साथ ही साथ क्लियर करता जाऊं। रंजना कुमारी जी का एक केस था जो मूल रूप से पंजाब की रहने वाली थी और उन्होंने शादी करी यहाँ पर उत्तराखंड में। वाल्मीकि समाज से, वाल्मीकि जाति से वो समाज से ताल्लुकात रखती थी और उन्होंने यहाँ पर शादी की है उत्तराखंड में। उनको लाभ देने से सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच ने स्पष्ट मना कर दिया कि आपका जो मूल राज्य है पंजाब, उसका लाभ आपको पंजाब में दिया जाएगा, न कि आपको उत्तराखंड में। ये 3 जजों की पीठ का फैसला है सुप्रीम कोर्ट की। तो ऐसे ऐसे मामले हैं जिनमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि आप जाति प्रमाण पत्र, तो भले ही जाति प्रमाण पत्र की भी मैंने आपको प्रक्रिया बताई, जाति प्रमाण पत्र बना भी लेंगे आप, किंतु आपको लाभ नहीं मिलेगा। और आपको ही नहीं, आपकी आने वाली पीढ़ी को भी नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने तो चलो, आपको भी नहीं मिलेगा और आपके आने वाली पीढ़ी को भी नहीं मिलेगा। इसका स्पष्ट जो है कहा गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, क्योंकि स्पष्ट रूप से लिखा गया है। मैं उसको भी आपको बता देता हूँ कि क्या उसमें लिखा गया है। आप तो खैर छोड़िए, लेकिन आपके आने वाली पीढ़ी, जो आपके बच्चे हैं, आपके पोती हैं, नाती पोते हैं, वो भी आपके इस लाभ को नहीं ले सकते हैं। स्पष्ट रूप से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा गया है। और लिखा गया है कि निर्धारित कानून के अनुसार जो स्थिति है वह यह है कि न केवल पहली पीढ़ी के प्रवासी बल्कि
अधिसूचना की प्रभावित तिथि, अधिसूचना की बात मैं 1950 की कर रहा हूँ। अधिसूचना 1950। 1950। अधिसूचना की प्रभावित तिथि के बाद पैदा हुए उनके बच्चे और आगे की पीढ़ियां, नाती पोते, प्रवास के राज्य से अनुसूचित जाति जनजाति के लिए निर्धारित कोई भी लाभ पाने के हकदार नहीं हैं, भले ही उनके नाम से उनकी जाति, प्रवास के राज्य और उनके मूल राज्य में अनुसूचित जाति या अनुसूचित जाति के रूप में मान्यता प्राप्त है। इसका स्पष्ट है कि अगर आपने दुसाध जाति उत्तराखंड में लिखी है, दुसाध जाति उत्तर बिहार में होगी, उत्तराखंड में होगी, उसके बावजूद भी आप उसका लाभ नहीं ले सकते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट का जो है स्पष्ट वो है, उल्लेख किया गया है। तो ये सारी चीजें हैं और स्पष्ट कहा गया है कि कोई व्यक्ति जाति से संबंधित लाभ केवल अपने मूल राज्य में ही ले सकता है, न कि उस राज्य में जहां वह किसी भी कारण से प्रवास कर गया हो। स्पष्ट लिखा गया। अभी आपने जानकारी दी कि उन्होंने दुसाध जाति का उल्लेख किया है अपने अपने चुनाव के दौरान, और प्रचलित जाति के रूप में उन्होंने उनका नाम शंभू पासवान है। वैसे शंभू दुसाध जैसा आप कह रहे हैं, या शंभू पासवान दुसाध, और दुसाध दुसाध कह के उन्होंने लाभ लेने की कोशिश की, चुनाव लड़े हो जी। अभी जब माननीय हाईकोर्ट ने जिला प्रशासन को या उत्तराखंड के प्रशासन को इस संबंध में अपना जो कुछ है वो रखने को कहा है, और वो आप लोगों से भी बात कर रही है, तो क्या जिला प्रशासन ने, आपने उनसे प्रश्न किया होगा, क्या उन्होंने अपना होमवर्क कर लिया कि दुसाध जाति के रूप में उनको जो प्रमाण पत्र, यदि आप कह रहे हैं ऋषिकेश की किसी तहसील से मिला है, तो क्या ऋषिकेश के तहसील ने उल्लेख का ये उसमें स्पष्ट है उनके कागजों में कि उनके पिता, उनके दादा 1950 से पहले ऋषिकेश के मूल निवासी हैं? देखो ये बात क्योंकि जिला प्रशासन के पास आपने जो शिकायत की उनको तो उसे रखना ही है, आपकी बातों में तो अभी मत निकालना है, लेकिन उसके अपने भी तो डॉक्यूमेंट्स होंगे कि भाई ये यहाँ के निवासी हैं कि नहीं, किसके आधार पर उन्होंने जारी कर दिया। और जिस दौर में उन्होंने प्रमाण पत्र जारी कराया होगा, आज के दौर में तो थोड़ा इजी है कि जब कंप्यूटर नेट सब कुछ आ गया, उस दौर में तो बिहार के अभिलेख यहाँ होना, यहाँ के अभिलेख वहां होना, तो वो तो जाति प्रमाण पत्र जारी करने वाले की नौकरी भी संकट में होनी चाहिए उस आधार पर। बिल्कुल होगी, जिसके पिता का यहाँ पता नहीं, दादा का पता नहीं, 1950 में किसी परिवार रजिस्टर में उसका नाम नहीं जी। और ऐसा मैंने पुरानी जी मैंने एक बात और आप सही कह रहे हैं, और सही कह रहे हैं आप इस बात का। पहले जाति प्रमाण पत्र बनाना आसान था, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, आसान इसलिए होता था क्योंकि जो आख्याएं लगती थी, पटवारी मौखिक रूप में भी कई बार आख्या दे देते थे, और कई ऐसे मामले हैं जिन मामलों का कहीं सिर पैर कुछ नहीं है, बना दिया हवा में। आज की डेट में प्रॉपर एक चैनल है जो आपको 1950s के डॉक्यूमेंट्स लगा के आपको आगे की प्रोसेस होनी है और उसमें तब जाके बनना है। पहले आसान था, अब चूंकि पासवान जाति है, अब ये तो जांच का विषय है, और ये हमारे ब्यूरोक्रेट्स जो उसमें लगे हुए हैं जांच कमेटी में जो हैं, उसमें उप जिलाधिकारी भी हैं ऋषिकेश की, वो भी उसमें है, और तमाम लोग भी हैं उसमें, और समाज कल्याण के अधिकारी हैं, तमाम अन्य और भी अधिकारी हैं। इन अधिकारियों को जांच का विषय तो ये है कि शंभू पासवान तो लिखते हैं, लेकिन चूंकि पासवान तो उत्तराखंड में जाति है नहीं, पासी है। अब पासवान और पासी में बहुत डिफरेंस होता है ना? तो क्या पता इससे बचने के लिए उन्होंने दुसाध लगा दिया हो, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये जांच का विषय है। खैर, मैं तो दुसाध जाति की बात कर रहा हूँ क्योंकि दुसाध यहाँ पर है और बिहार में भी है। अगर हमारे तत्कालीन ब्यूरोक्रेट्स थे, जब ये डॉक्यूमेंट्स बनाए उत्तर प्रदेश के जमाने में, अगर उन ब्यूरोक्रेट्स ने एक प्रॉपर चैनल से इनको जो जाति प्रमाण पत्र प्रोवाइड कराया है, तो जाति प्रमाण पत्र सही हो सकता है। किंतु अगर प्रॉपर चैनल से जाति प्रमाण पत्र नहीं बना है, उसमें बिहार के जहां इनकी मूल संपत्ति है, पैतृक संपत्ति है, जहां इनके पूर्वज रहते थे, अगर इन्होंने वहां का कोई दस्तावेज, वहां की कोई आख्या नहीं लिखी होगी जाति प्रमाण पत्र बनाते समय, तो वो जाति प्रमाण पत्र फर्जी है। और उस जाति प्रमाण पत्र को हम इसीलिए फर्जी कह रहे हैं क्योंकि तब जो जाति प्रमाण पत्र बनते थे वो ऐसे ही नॉर्मल तरीके से बन जाते थे, एक मामूली सी पटवारी की आख्या लिखने के बाद बन जाते थे। जहां तक प्रश्न इनका नामांकन का है, तो नामांकन में जो चुनाव आयोग की वेबसाइट पे आप जाएंगे और इनकी डिटेल्स अगर वहां खंगालेंगे, तो वहां उनका जाति प्रमाण पत्र नहीं मिल रहा है। इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है? ये बड़ा गंभीर प्रश्न है कि अगर उनके जो नामांकन फॉर्म है उसमें उनको उनकी तरह तरह की जानकारी अगर उनकी मिल रही है, उनकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन का भी उसमें जिक्र है, जो 8वीं पास है बिहार से, उसका जिक्र तो है,
और भी तमाम उनके जिक्र है। क्यों उनका जाति प्रमाण पत्र नहीं है उसमें? क्योंकि जबकि जाति प्रमाण पत्र तो बहुत ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स है। किसी अनुसूचित जाति की सीट पर लड़ने के लिए सबसे पहले तो अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र ही आपको प्रेज़ेंट करना पड़ता है। तमाम जो हमारी नौकरियों में, तमाम भर्तियों में सबसे पहले तो वही डॉक्यूमेंट जिसका आप लाभ ले रहे हैं, आपने उसी का डॉक्यूमेंट्स अगर वहाँ शो नहीं हो रहा है, तो ये भी जाँच का विषय है। दूसरी जाँच का विषय ये भी है कि क्या सरकार को ये सब कुछ पता था? ये भी एक गंभीर सवाल है। क्योंकि जो वहाँ के क्षेत्रीय विधायक थे, तत्कालीन मंत्री, अभी जब ये चुनाव हुआ जी, जी। प्रेमचंद अग्रवाल जी मंत्री रहे, विधायक रहे, विधानसभा अध्यक्ष भी हो रहे। क्या उनको इस चीज़ का ज्ञान नहीं था कि एक अनुसूचित जाति के व्यक्ति को अगर हम चुनाव लड़ा रहे हैं, क्या उसके डॉक्यूमेंटेशन सही है? क्या वो यहाँ का मूल निवासी है? जबकि इससे पूर्व एक विधानसभा सत्र हुआ था। विधानसभा सत्र ये अभी हालिया विधानसभा सत्र की बात नहीं कर रहा हूँ, इससे पूर्व जो विधानसभा सत्र भराड़ीसैंण में हुआ था और मुन्ना सिंह चौहान जी जो माननीय विधायक हैं विकासनगर के, उन्होंने स्पष्ट रूप से वहाँ ज़िक्र किया और बहुत अच्छी बात उन्होंने कही थी। उन्होंने अपने एक राज्य का उदाहरण भी दिया जिसमें उनके एक प्रत्याशी का नॉमिनेशन रद्द हो गया था। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा तब तमाम विधायक वहाँ रहे होंगे, तमाम मंत्री वहाँ रहे होंगे। विधानसभा की अध्यक्षा वहाँ पर सुन रही थी बड़ी गंभीरतापूर्वक। क्या इन लोगों को ये पता नहीं था कि हमारे विधायक ऐसा कह रहे हैं और हम इतनी जल्दी भूल गए ये लोग? क्या मंत्री ये प्रेमचंद अग्रवाल जी को ये मालूम नहीं था कि हम कैसे व्यक्ति को चुनाव लड़ा रहे हैं? क्या जो अपने आप को शंभू पासवान जी को जिताने के लिए अपने आप को जिन्होंने बिहार का घोषित कर दिया माननीय सुबोध उनियाल जी ने, क्या उनको इस तरीके का मालूम नहीं था? क्या इनके आजू-बाजू में कोई एससी कैटेगरी से ताल्लुकात रखने वाले ब्यूरोक्रेट्स नहीं थे? क्या इनके जो टिकट की पंक्ति में कतारबद्ध नेता थे, तथाकथित नेता जो टिकट के लिए दौड़ में रहे होंगे, क्या उन्होंने इस चीज़ का संज्ञान नहीं लिया? क्या हमारे जो ब्यूरोक्रेट्स थे, उन्होंने जो चुनाव से संबंधित अधिकारी थे, क्या उन्होंने संज्ञान नहीं लिया कि बिहार के व्यक्ति की क्वालिफ़िकेशन बिहार की है और आरोप भी लग रहे हैं कि बिहारी मूल के व्यक्ति को टिकट दे दें। क्या उनकी ये ज़िम्मेदारी नहीं बनती थी कि वो इस चीज़ का संज्ञान लें, स्वयं संज्ञान लें? क्या ये ज़रूरी था कि हम इसकी पहले हाई कोर्ट में डालें और फिर जाँच कमेटी के सामने अपने डॉक्यूमेंट्स प्रस्तुत करें और तब इसकी सत्यता की पुष्टि करें? क्या हमने ही ठेका ले रखा है? क्या वो जो 13 विधायक अनुसूचित जाति के विधानसभा में हमने भेजे हैं, क्या उनका दायित्व नहीं बनता है कि हम हमारे प्रदेश में चल के आ रहा है, हमारे कैटेगरी का जिनका हम प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, क्या उनके साथ उनकी ये ज़िम्मेदारी नहीं बनती थी? जब अ, जब पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी आंदोलनकारियों को, हम लोगों को सड़क छाप कहते हैं, तो उसमें पहला स्टेटमेंट जो आता है उनके विधायक खजानदास जी का आता है, जो अनुसूचित जाति से संबंधित हैं। क्यों? क्या उनको चापलूसी करने से मतलब है? क्या उनको चरण वंदना करने से मतलब है? क्या उनको इस तरीके का मतलब उनको इस तरीके पे इस बात पर रखने का भी उन लोगों को भी इस चीज़ का जो आप संज्ञान होना चाहिए, इस तरीके की जानकारी आपने होनी आरंभ चाहिए। किया, अभी वाला जब आप वक्तव्य दे रहे हैं तो आपने आरंभ किया मुन्ना सिंह चौहान जी के द्वारा भराड़ीसैंण में, जो उन्होंने एक उदाहरण देते हुए कहा था कि जो बंगाली समुदाय जी, इनको यहाँ उत्तराखंड में तराई में बसाया गया, उनमें से एक जाति जो है उसने डिमांड्स की पहले भी यूपी के जमाने में भी, और तब यूपी ने सेंटर से पूछा था और तब यह पूछा गया कि क्योंकि वो बंगाल में एससी हो सकते हैं, बट बंगाल के एससी का उत्तराखंड में मान्यता इसलिए नहीं हुई क्योंकि यहाँ वो विस्थापित हुए हैं, उनको यहाँ एक तरह से शरण दी गई, अच्छी व्यवस्था है उन्हें दी गई, तराई में बसा गया। अभी उस बात का उल्लेख आपने कहा, क्या लोगों के समझ में नहीं आया या प्रेमचंद अग्रवाल जी के समझ में नहीं आया कि भाई ये व्यवस्था मुन्ना सिंह चौहान जी ने यूपी का हवाला देते हुए कही कि यूपी में ने भी इस संबंध में पूछा था जब केंद्र से, तो रिटर्न जवाब यही आया कि हम उनको लाभ नहीं दे सकते। अब तो उत्तराखंड बन गया। लेकिन अब इन सब के बीच जो वहां नेताजी हैं, जो वहां फिलहाल विधायक है सौरभ बोगना जी, अब थोड़ा सा आप लोगों ने स्टडी की होगी, उन वो लोग भी, उस परिवार को भी बंगाली टच की बात की जाती है। अब क्या वो बंगाल में एससी का या बगुणा होने का या ब्राह्मण होने का सर्टिफिकेट ले सकते हैं या वहां लाभ ले सकते हैं बंगाल का? क्योंकि उनके जो दादा हैं मूल, वो उनके अभिलेख और प्रमाण पत्र तो बगुणा होने का, वो ब्राह्मण हैं, ये तो वो पौड़ी से हैं। तो क्या यही यही बगुणा जी लाभ ले सकते हैं बंगाल में या यूपी में या कहीं और? ये देखिए सेम जी। मैं बात कर रहा हूँ एससी-एसटी के मामले में, अदर कोई बंगाली और ये सब का मैंने स्टडी नहीं किया है, तो मैं इस जी, बारे जी। में वार्ता करना सही नहीं समझूंगा। किंतु जो एससी-एसटी का सवाल है, मैं स्पष्ट कह रहा हूँ
जो उत्तराखंड में जिसकी पैतृक संपत्ति यानी कि हम लोग, जो हमारी यहाँ दसों पीढ़ियां हो गई हैं, हम लोग उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, राजस्थान में लाभ लेने जाएंगे तो नहीं मिलेगा। ये स्पष्ट है। ये तमाम सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट हैं, तमाम मान्य न्यायालयों के जजमेंट हैं और भारत सरकार के स्पष्ट गाइडलाइंस इसमें ये कहते हैं कि हम दूसरे स्टेट में लाभ नहीं ले सकते हैं। और ये सत्य है, ये मैं अपने उससे नहीं कह रहा हूँ, इसके मैंने तमाम तथ्य आपके सामने रखे हैं। और तमाम तथ्य जो मैंने इसके जिलाधिकारी महोदय को भी सौंपे, अपने मुख्य सचिव साहब को भी सौंपे और तमाम आला अधिकारियों को सौंपे। अब देखना ये होगा कि सरकार इस पे कितनी जल्दी एक्शन लेती है। अच्छा, क्या एक और मंत्री एक प्रेमचंद और अग्रवाल जैसा इस्तीफा मेयर से भी लेती है या नहीं, या सिर्फ यही सोचेगी कि जो डिसीजन कोर्ट लेगा हम उसके अकॉर्डिंग करेंगे, जबकि डॉक्यूमेंट्स पूरी सच्चाई के साथ प्रेजेंट हुए हैं। डॉक्यूमेंट्स कोई अपनी तरफ से नहीं है, डॉक्यूमेंट्स ये सब भारत सरकार के हैं, क्योंकि मसला अनुसूचित जाति और जनजाति का मसला भारत सरकार का पार्ट है। हमारे माननीय सर्वोच्च न्यायालय और माननीय उच्च न्यायालयों के तमाम डॉक्यूमेंट्स हैं और जो तथ्य रखे गए हैं उन तथ्यों के आधार पर शंभू पासवान कहीं नहीं टिकते हैं। 110% उनकी विदाई तय है। अच्छा होगा कि सरकार इस पर संज्ञान ले, भारतीय जनता पार्टी इस पर संज्ञान ले और अनुसूचित जाति वर्ग से माफी मांगे कि हमसे एक गलती हो गई थी और भूलवश हमने टिकट दे दिया और जिता भी दिया, किंतु अब हम इस समाज से माफी मांगते हैं और इसी समाज के यहीं के मूल निवासी को वहां टिकट देते हैं और वो जीते हारे ये तो लोकतंत्र का पार्ट है, जो उसके नसीब में होगा वो मिलेगा। किंतु अधिकारों पर डाका डालने की इस मंशा सरकार की और उनके मंत्रियों की बिल्कुल हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे और ऐसा इस प्रदेश में नहीं होने दिया जाएगा, क्योंकि जब हम किसी अन्य प्रदेश में लाभ नहीं ले सकते तो कोई अन्य प्रदेश का व्यक्ति भी उत्तराखंड में लाभ नहीं ले सकता। सुरेश सिंह जी, आपकी जो आपने तैयारी की और जो आपने दिया वो जी हम लोग भी पढ़ रहे हैं और वो मीडिया में सार्वजनिक भी हो गया। आपके जी इंटरव्यूज भी आ रहे हैं और संभवतः समाचार पत्र भी उसको स्थान अवश्य देंगे, क्योंकि ये महत्वपूर्ण विषय है। जी। लेकिन आपकी पूरी जो कमेटी से बातचीत हुई, क्या आपको ये भरोसा है कि कमेटी अब लिपापोती करके या सरकार के दबाव के बजाय, क्योंकि आपकी जो देखिए बातें हैं वो स्पष्ट कह रहा हूँ, टेबल में सार्वजनिक कमेटी हो गई हैं और 16 बिंदुओं में बहुत सारे मामलों पर संविधान पीठ और पूर्व में विभिन्न न्यायालयों द्वारा दिए गए डायरेक्शंस का उल्लेख आपने किया है, तो क्या उनके लिए अब देखो इजी हो पाएगा कि आपको कागज में फेरबदल कर दें हाईकोर्ट में जाने से पहले, या सरकार करा सके, या नाउ जब अगर आपका जो बड़ा पावरफुल आपने लेटर बनाया है उसके बाद अब चांस कम बचते हैं ये कमेटी भी अपनी रिपोर्ट में अगर कुछ अगर केस में कुछ इधर उधर करते हैं तो संबंधित अधिकारी भी दोषी होगा। संबंधित अधिकारी को अगर अपनी नौकरी प्यारी नहीं होगी तो वो जरूर गलत काम करेगा, और अगर जिलाधिकारी महोदय को अपनी नौकरी प्यारी होगी तो स्पष्ट लिखेंगे। जो जो डॉक्यूमेंट्स आप हमने वहां दिए हैं उनकी बकायदा हमारे पास रिसीविंग है, बकायदा एक एक पत्र की रिसीविंग है। जो मुख्य सचिव महोदय को हमने पत्र सौंपा उसकी 15 दिन बाद आरटीआई लगाऊंगा, 15 दिन बाद सचिव समाज कल्याण से आरटीआई लगाऊंगा, सचिव कार्मिक से पूछूंगा कि क्या कार्रवाई हुई। और जो डीएम महोदय का सवाल है, जो जांच कमेटी का प्रश्न है, जांच कमेटी बकायदा हमारे डॉक्यूमेंट्स का रेफरेंस, जो शंभू पासवान जी ने डॉक्यूमेंट दिए उनका रेफरेंस, पूरा उनके रेफरेंस के आधार पर ही माननीय न्यायालय को सूचना प्रेषित करेगा। और क्योंकि अब डीएम साहब हैं, डीएम साहब को भी अधिकार है उनका जाति प्रमाण पत्र निरस्त करने का, लेकिन हालांकि वो ऐसा करेंगे नहीं, क्योंकि उनके ही एक पत्र का उल्लेख मैं आपके सामने कर रहा हूँ। ये पत्र है, ये पत्र, इस पत्र में चालाकी देखिए हमारे अधिकारियों की। हमारे अधिकारी भी बड़े पाक साफ नहीं है, हमारे अधिकारी भी दूध के धुले नहीं है। ये आज जितने भी इस तरीके के धांधली यहाँ पर चली है सब इन्हीं अधिकारियों की देन है। ये 2-4 अधिकारी जो यहाँ पर बैठे हुए हैं भ्रष्ट अधिकारी, ये सब उन्हीं की बदौलत हो रहा है। इस पत्र को आप अगर गौर से देखेंगे, इस पत्र जी में जी ये एक तरफ से नोटिस है दिनेश चंद्र मास्टर जी के लिए कि आपको जांच कमेटी के सम्मुख प्रस्तुत होना है, और इसमें कहीं डेट लिखी हुई नहीं है, ऊपर डेट ही नहीं लिखी हुई है। जो इनको पहला पहला नोटिस दिया जाता है वो 4 घंटे पहले दिया जाता है, मात्र 4 घंटे पहले। अब बताइए आप, दिनेश मास्टर जी 4 घंटे पहले अगर देहरादून में होंगे तभी तो उपस्थित हो पाएंगे। अगर वो किसी कुमाऊं के अंतिम छोर पर बैठे तो 4 घंटे पहले कैसे पहुंच पाएंगे? अरे ये एक बार नहीं हुआ है, ये तीन बार प्रेजेंट होने के लिए नोटिस आए। पहले नोटिस में मात्र 3 घंटे पहले बताया गया, दूसरे नोटिस में मात्र 4 घंटे पहले, 5 घंटे पहले बताया गया, और जब मैंने उनकी क्लास लगाई वहां पर तो उन्होंने उसी दिन तामील करवाया एक और नोटिस कि आप 11 तारीख को उपस्थित हुई। अब देखिए इनकी चालाकी, इसमें कोई जिक्र नहीं डेट का कि कब दिया, क्या दिया, किसने दिया, कैसे दिया। दूसरा, इसमें लिखा हुआ है नीचे कि शंभू पासवान निर्वाचित महापौर नगर निगम इस केस को इस आशय से कि दिनांक
9/4/2025 को अपराह्न 3:30 बजे अपर जिलाधिकारी प्रशासन देहरादून के कार्यालय कक्ष में अपने अस्थायी, सुनिएगा गौर से, अपने जी जी अस्थायी निवास प्रमाण पत्र एवं अन्य पिछड़ा वर्ग जाति प्रमाण पत्र से संबंधित मूल अभिलेखों सहित उक्त बैठक में आने। अब आप बताएं, अधिकारी लिख रहे हैं कि अपने ओबीसी जाति प्रमाण पत्र के साथ उपस्थित हुए, ये क्या मसला है? इसलिए संदेह होता है। और जिलाधिकारी महोदय, मुझे नहीं लगता कि, हालांकि उनके पास पूरी पावर है, उनके पास वो जाति प्रमाण पत्र निरस्त कर सकते हैं। ये जिलाधिकारी का राइट है, ये वो उसका निरस्त कर सकता है तत्काल अगर उसमें खामियां हो जाती हैं। किंतु वो अब सरकार के पार्ट है, और सरकार ने इतना बड़ा खेल अगर रचा है यहाँ के अनुसूचित जाति समाज के साथ, उनका जो प्रतिनिधित्व था उसको शून्य किया गया उत्तराखंड में। 12 मेयर में से 1 मेयर अनुसूचित जाति के व्यक्ति को मिलता है, और वो भी यहाँ के व्यक्ति को नहीं मिला, जबकि वो बिहार के व्यक्ति को दे दिया। तो ये बहुत बड़ा अनफॉर्चुनेट है। इस तरीके की हरकतें नहीं होनी चाहिए थी, और इस हरकतों के लिए संबंधित विधायक और संबंधित मंत्री तो दोषी थे ही, लेकिन उसके अलावा हमारे ब्यूरोक्रेट्स भी दोषी हैं, और साथ में जो हमारे 13 विधायक जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं विधानसभा में, वो भी दोषी हैं। चाहे उसमें आप नेता प्रतिपक्ष जी को लीजिए, चाहे आप उनमें से विधायक खजानदास जी को लीजिए, चाहे आप उनमें से रेखा आर्य जी को लीजिए, चाहे उनमें से दुर्गेश लाल जी को लीजिए। ये तमाम वो हैं जो पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आता। अलग से मैं तो कह रहा हूँ कि आप अलग से मत मांगिए कुछ, अगर आपकी नहीं है आपके बस का तो अलग से मत मांगिए, लेकिन जो आपके राइट्स हैं कम से कम उन पर तो बात करिए। आज हजारों की संख्या में बैकलॉग रिक्त पड़े हुए हैं कार्मिक में, तमाम विभागों में, आप उन पर बात नहीं करते हैं। आपके समाज के साथ इतना बड़ा अन्याय हो गया, और आप अभी तक, देखिए कितना बड़ा दुर्भाग्य, अनफॉर्चुनेट है कि अभी तक एक विधायक का स्टेटमेंट नहीं आया कि हमारा जो प्रतिनिधित्व उत्तराखंड में मेयर का था वो शून्य कर दिया गया। क्या पता वही मेयर कल विधानसभा में बैठता, विधानसभा के बाद मंत्री बनता, मुख्यमंत्री भी बन सकता था आने वाले समय में। तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा अन्याय है, और ये अनुसूचित जाति समाज को, अनुसूचित जाति हो, जनजाति हो, सबको संभलने की आवश्यकता है। ऐसे कहीं जो कहीं जिस विधायक बात चुनकर का भेजे जिक्र उनके सावधान रहने की आवश्यकता कहीं है। जिस बात का जिक्र आपने किया कि हो सकता है कल वो मंत्री, मुख्यमंत्री और विधायक बन सकता था, वही व्यक्ति जो ऋषिकेश का मेयर बनता, कहीं यही तो बिल्कुल संकट नहीं था कि ऋषिकेश से कोई ऐसा व्यक्ति ना जीते निश्चित जो रूप कल से। विधानसभा पहुंच जाए? और तो कल तो शंभू पासवान जी भी पहुंचेंगे विधायक, अगर इसी तरीके की परिपाटी रही तो शंभू पासवान जी भी विधायक बन जाएंगे, मंत्री बन जाएंगे। और लाभ किसको मिलेगा? जो नीति नियंता ही बाहर के बनेंगे, तो क्या वो नीतियां उत्तराखंड वासियों को बनाएंगे? ये तो अंडरस्टूड है ये बातें, कि वो जो व्यक्ति बाहर का यहाँ होगा वो तो 50 पहले बाहर वालों को बसाएगा, फिर उसके बाद हमारे अधिकारों पे डाका डालेगा। तो इन चीजों से संभलने की जरूरत है। आज हम डेमोग्राफी चेंज की बात कर रहे अच्छा, हैं, तो डेमोग्राफी चेंज होना कुछ आपका नहीं है, आपका जरा यही सब है। आते डेमोग्राफी पे, आपका एक बिंदु और है इसमें महत्वपूर्ण बिंदु। एक विषय पर जी आप लोग लड़ रहे हैं जो उनकी जाति का प्रमाण पत्र है, उसकी वैधता पर और उसकी उत्तराखंड में मान्यता पर। एक तो वो वैध है कि नहीं, दूसरा वो उत्तराखंड में मान्य है कि नहीं, वो आरक्षण का लाभ ले सकते कि नहीं ले सकते। एक आपका बड़ा आधार ये है लड़ाई का। एक दूसरा विषय जो ऋषिकेश का मतदाता था और अचानक उसका नाम काट दिया गया अंतिम समय, बड़े पैमाने पर ये दावे किए गए आपके बेरोजगार संघ के द्वारा भी और मूल निवास भू कानून संघर्ष समिति के द्वारा भी और दिनेश चंद्र मास्टर जी के द्वारा भी कि ये संख्या 5,000 से 10,000 तक की हो सकती है, और वोट ऑफ डिफरेंस जिससे वो हारे हैं मास्टर जी, वो मात्र 1800 के आसपास है। तो वो जो वोटरों को वोट से वंचित किया गया, और चलिए उसके एविडेंस आप पे नहीं होंगे कि अचानक वोट बढ़ाए गए, जो ऋषिकेश के मतदाता नहीं थे उनके मत चढ़ाए गए, लेकिन चलिए उस पर हटते हुए, लेकिन जो डेमोक्रेसी में सबसे बड़ा अधिकार है राइट टू वोट, संविधान में जो मूलभूत अधिकार है भारत में जनता का, जनतंत्र में, तो जन का अधिकार वोट का है, यही इसका सबसे बड़ा अधिकार है, उससे वंचित किया गया बड़े पैमाने पर। क्या आपने अपनी जो कोर्ट में लड़ाई लड़ रहे हैं कि जो रेस्ट ऑफ छूटे हुए मतदाता है उनका वोट भी कास्ट कराया जाए और तब फाइनल किया जाए मेयर, क्योंकि वोट ऑफ डिफरेंस जो जीत और हार का मार्जिन है उससे अधिक मार्जिन उस बात का है कि जिनको वोट से वंचित किया गया उनके नाम काट के। क्या वो भी आपका आधार है हाई कोर्ट में जो आपके लोग या आपके अधिवक्ता इस मामले को लड़ रहे हैं? नहीं, देखो वो मामला, वो सारी बातें चुनाव आयोग की हैं, और वो सारी गलतियां चुनाव आयोग की हैं जो व्यवस्थाएं नहीं बना पाए, और जो तमाम मतदाताओं के नाम नहीं मतदाता सूची में जोड़ पाए, ये सारी खामियां हमारे चुनाव आयोग की हैं। और इसके संबंध में हमने चुनाव आयोग को भी बात की है भाई कि इस तरीके की परिपाटियां अगर प्रदेश में चलेगी तो ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र के लिए बड़ा दुखदायी है, क्योंकि जब आप मताधिकार का प्रयोग करने से ही रोक देंगे आम नागरिक को, तो प्रतिनिधि कैसे चुन पाएंगे? और दूसरा सवाल यह है कि हार जीत का चुनाव के मतदान से मतलब नहीं है। हार जीत तो एक व्यक्ति की होनी थी,
शंभू पासवान जी जीते हैं, वही जीते हैं, और मास्टर जी भी जीतते तो उससे भी वो अलग बात नहीं थी। बात ये है कि लोकतंत्र में पार्टिसिपेशन करना हर व्यक्ति का अपना राइट है, कोई भी लड़ सकता है। और किंतु बात यहाँ पर अधिकारों की है। जब चुनाव लड़ने का अधिकार यहाँ पर शंभू पासवान जी को नहीं था, तो उनको नहीं लड़ना चाहिए था और उनको नहीं लड़ाना चाहिए था। किसी अन्य नहीं, व्यक्ति को लड़ाते, उत्तराखंड के आपका व्यक्ति को कथन ठीक लड़ाते। है, मैं कह रहा हूँ चुनाव लड़ने का अधिकार उनको नहीं था, लेकिन वोट देने का अधिकार जो ऋषिकेश के मतदाताओं को था, उससे ऋषिकेश का मतदाता वंचित की आपने कहा कि उनकी चूक हो गई चुनाव आयोग की। इसे चूक मानेंगे आप लोग, या देखो, चुनाव इसको चूक भी मान सकते हैं और ये रंजिश भी हो सकती है, और ये कहीं न कहीं इसके पीछे एक बड़ी साजिश भी हो सकती है। किंतु अब साजिश इसलिए भी कह सकते हैं क्योंकि एक ऋषिकेश एक ऐसा स्थान है जहाँ पर बाहरी लोगों का ज़्यादा बोलबाला है। हो सकता है कि इस वजह से वहाँ पर बाहरी लोगों के ज़्यादा नाम जोड़ दिए गए हों, पहाड़ी जो हमारे उत्तराखंड मूल के व्यक्ति हैं, उनके नाम काटे गए हों। लेकिन मेरा स्पष्ट कहना है कि ये गलतियाँ चाहे साजिशन हो, चाहे किसी अन्य माध्यम से हो, चाहे खामियों के माध्यम से हो, लेकिन ये गलती सारी चुनाव आयोग की है। उस पर मैं इसलिए टिप्पणी नहीं करूँगा, हालाँकि ये गलत है, मेरा नहीं होना चाहिए मेरा ऐसा। सिर्फ मेरा सिर्फ यह कथन है कि जो हाई कोर्ट में आप लोगों नहीं, के इसको अधिवक्ता आधार हैं, नहीं बनाया पैरवी गया, कर रहे हैं, इसको क्या आधार इसको नहीं आधार बनाया गया। बना अभी बनाया नहीं, गया नहीं, या भविष्य में आधार से बना सकते हैं आप, क्योंकि ये नहीं, आपके पास इसको बहुत बड़ा आधार आधार है। इसको आधार नहीं बनाया गया है। आधार सिर्फ़ उनके जो लाभ लेने और न लेने को बनाया गया है। आधार उनके कास्ट सर्टिफ़िकेट को बनाया गया है। आधार उनके जो है पैतृक निवास को बनाया गया है। क्योंकि जो अधिसूचना है वो 1950 के उसके बाद उसकी कट ऑफ डेट जो है 1950 है, और कई बार जो है गया है मामला कि इसकी कट ऑफ को कम किया जाए, लेकिन संसद ने और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उस पर भी टिप्पणी करते हुए कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा नहीं होगा, और ऐसा स्पष्ट आदेश हुए कि ऐसा कट ऑफ में कमी करने का कोई वो नहीं है। तो इसलिए हम बात उसको कर रहे हैं कि जो राइट्स आपके नहीं हैं, उन राइट्स को आप यहाँ पर नहीं ले सकते। रहना आपका अधिकार है, आप देश के किसी भी कोने में रहें, ऋषिकेश में रहें, टिहरी में रहें, और ऊपर उत्तरकाशी में चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, देश के किसी भी कोने में चले जाएँ, वो आपका आर्टिकल 19 आपको उसकी आज़ादी देता है, आपका अधिकार है। लेकिन ये आरक्षण की व्यवस्था है, ये अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, क्षैतिज आरक्षण, ओबीसी आरक्षण, ये उसी राज्य को मिलेंगे जिस राज्य के आप मूल निवासी होंगे। अगर आप उत्तराखंड के होते तो हम आपका कभी इस तरीके का विरोध हम आपका नहीं कर रहे हैं। इस बात को भी शंभू पासवान जी समझे, इस बात का विरोध आपका नहीं हो रहा है, विरोध व्यवस्था का हो रहा है। जिस प्रकार से गलत परिपाटी शुरू हो रही है, आज आप एक शंभू पासवान बन गए बिहार के, कल 10 शंभू पासवान बिहार के बन जाएँगे और 15 विधायक बन जाएँगे तो सरकार तो वही बना देंगे। तो शंभू ये पासवान परिपाटी कर शंभू पासवान उत्तराखंड की खुली सीट से लड़ सकते हैं, जीत भी सकते हैं, उसमें तो आप प्रतिरोध नहीं कर सकते, बिल्कुल, लेकिन यहाँ बिल्कुल, के एससी एसटी और ओबीसी का लाभ नहीं ले नहीं, सकते, आप क्या करते हैं? अब मेरा बिल्कुल, मेरा निश्चित रूप से। एक अंतिम प्रश्न आपसे और है, एक क्लियरिटी जरा कर दीजिए, दर्शक सुन रहे होंगे, क्योंकि आपने बड़ी तैयारी की है। मैं आपका वो जो ड्राफ्ट है जो आपने भेजा है चीफ ये सेक्रेटरी को, ड्राफ्ट उसमें कोई गंभीर तैयारी आपने की ये है। ये ड्राफ्ट भी दरअसल 1-2 दिन का नहीं है। इस ड्राफ्ट को बनाने में भी पूरे 1 महीना लगा बहुत है और तमाम बहुत रिसर्च मेहनत के दिखती है बाद उसमें। लिखा गया है ना? तो ऐसा बहुत नहीं मेहनत है, दिखती है। और ये स्पष्ट है। इस लेटर को अगर कोई जिलाधिकारी महोदय ईमानदारी के साथ काम करे, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, ये 150% सत्य है। और अच्छा, अगर परसेंट का पैमाना होगा तो 1000% सही है। अगर डीएम नहीं नहीं साहब ईमानदारी से काम करते तो तुरंत निरस्त होना चाहिए, और जो हमारे मुख्य सचिव साहब हैं वो भी अगर इस बात को गंभीरता से लें और अन्य मुख्यमंत्री जी और तमाम मंत्रियों और इस लोगों से कंसर्न करेंगे तो इस निश्चित रूप से हाई कोर्ट जाने की जरूरत ही नहीं है। इनका मेरे तुरंत ख्याल से निरस्त होना चाहिए और आपने चुनाव प्रक्रिया आपने तो पूर्ण हो जाए। बीच का और बचने का रास्ता भी बता दिया कि अगर वो रिजाइन कर देते हैं तो हो सकता है मामला यहीं समाप्त हो बिल्कुल, जाए। किरकिरी और होने अगर से ये बच जाएगी, और अगर ये मान्य हाईकोर्ट में गया तो हो सकता है कई अधिकारियों को भी फटकार संकट का लगेगी। सामना करना पड़े, जिन्होंने जारी प्रमाण पत्र जारी किया था, अधिकारियों को, या जिन्होंने अगर इनके अगर नामांकन को वैध किसी माना था। अधिकारी ने अगर जी किसी अधिकारी ने इन जो तथ्य हमने दिए, इन तथ्यों का हवाला अगर हाई कोर्ट में नहीं दिया, तो यकीन मानिए अधिकारी की पोल पट्टी भी खोलेंगे, स्पष्ट रूप से खोलेंगे। और क्योंकि हमने एक-एक एविडेंसेस की बाकायदा रिसीविंग ले रखी है। बिल्कुल, जो एप्लीकेशन हमने जाँच कमेटी को दिया उसमें तमाम साक्ष्यों का, चाहे वो माननीय हाई कोर्ट के जजमेंट हो, माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट हो, हमारे
गृह मंत्रालय भारत सरकार के जजमेंट हो, शासनादेश हो, तमाम की एक सूचीबद्ध तरीके से उनको रखा गया है। अगर इसमें किसी अधिकारी ने गलत जरा सी भी गलत छेड़छाड़ करी तो अधिकारी को पार्टी बना के उसको भी कोर्ट में देखेंगे। मैं एक चीज आपसे जरा क्लियर करना चाहता हूं, आपको आपने स्टडी की है, सामान्य जाति, ओबीसी आदि के सर्टिफिकेटों में ये नहीं होता। उसके लिए संघर्ष कर रहे हैं, मूल निवास भू कानून संघर्ष समिति भी संघर्ष कर रही है कि मूल निवास लागू करो, कट ऑफ डेट 1950 करो। बट एससी और एसटी के प्रमाण पत्रों में 1950 का क्या जिक्र होता है, मेंशन होता है 1950? एससी और एसटी में जहां तक मेरी जानकारी है इंगित होता है 1950। नहीं, 1950 का मतलब ये है कि आपको 1950 का रेजिडेंस का देना पड़ेगा, जो आपका पैतृक संपत्ति है 1950 की, और वो जाति अधिसूचित है आपके महामहिम राष्ट्रपति द्वारा जो अधिसूचित जातियां हैं उसमें है या नहीं है, उसको आधार बना के दिया जाता है। अस्थाई के मामले में, अस्थाई यहाँ 15 साल से रह रहा हो कोई, हमारे उत्तराखंड में कह रहा हूं, उनके सर्टिफिकेट में 1950 लिखा होता है? नहीं, 1950 नहीं लिखा होता है, किंतु बनाया 1950 के आधार पर जाता है। नहीं, मेरी जानकारी है कि एसटी और एससी के सर्टिफिकेट में 1950 लिखा होता है। एसटी तो मेरी ठोस जानकारी है। एससी का अगर आपने स्टडी की होगी, आपने देखा होगा। 1950 नहीं लिखा होता है, बट जो रिपोर्ट बनती है पटवारी द्वारा और वो तहसीलदार के पास सबमिट होती है, उसमें बकायदा लिखा जाता है, उसमें पूरी आख्या लिखी जाती है कि फलां व्यक्ति के पिताजी, फलां व्यक्ति के दादाजी, फलां व्यक्ति के परदादाजी इस समय से इस जाति के अंतर्गत इस प्रदेश में रह रहे हैं, इस क्षेत्र में रह रहे हैं, और उसी की रिपोर्ट के आधार पर जो है जाति प्रमाण पत्र बनाया जाता है। अब अभी तो आपने वो पक्ष रखा जो आप लोगों ने दलील दी, लेकिन क्या आप लोगों ने इस बात की स्टडी करी कि शंभू पासवान और उनके पक्ष ने कमेटी के पास क्या दलील दी है आपकी इन दलीलों के तर्क में? वो तो जब जिलाधिकारी महोदय पूरी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे तो उसकी एक कॉपी हमें भी देंगे, और उसमें बकायदा वो सारे डॉक्यूमेंट्स भी देंगे जो शंभू पासवान जी ने वहां सबमिट किए होंगे, और जो हमने सबमिट किए होंगे उसकी कॉपी भी शंभू पासवान जी के पास जाएगी। और अगर नहीं जाएगी तो आप आरटीआई के माध्यम से उनको कलेक्ट कर सकते हैं। एक एक चीज उसमें है, आप पूरी मेंशन करनी पड़ेगी जिलाधिकारी महोदय को, और उन तमाम अधिकारियों के भी उसमें साइन होंगे जो अधिकारी उस जांच कमेटी में थे, और हम लोगों के भी उसमें साइन हुए हैं। दोनों प्रत्याशी जो शिकायत करता थे और जो शंभू पासवान जी, उनके भी साइन हुए। तो बकायदा वो पब्लिक फॉर्म में लाएंगे उसको कि क्या उसमें क्या है, और वो सब अब चूंकि ये फाइनल डॉक्यूमेंट्स हमने सबमिट कर दिए, तब जिलाधिकारी ने वो माननीय न्यायालय को प्रेषित करना है, पता चल जाएगा कि क्या उसमें है। एक मेरी, आप जो दर्शक लोग देख रहे हैं, आपसे भी एक अनुरोध है, ये जो पत्र इनका है ये सोशल मीडिया पर भी अब तक शायद जारी हो गया होगा या बहुत तेजी से फैल रहा होगा, फेसबुक, इंस्टाग्राम आदि पर या व्हाट्सएप पे। आप सब भी इसका अध्ययन करना, क्योंकि आपके लिए भी, देश भर के लिए नजीर होगा ये उदाहरण, क्योंकि ऐसा संकट बहुत जगह हो सकता है। बिल्कुल दूसरा नजीर बने हैं, दूसरा हमारा कथन ये है मामला भी नजीर बनेगा। आपका जो पत्र है और आपके जो तर्क है, उन तर्कों के आधार पर हम जो वरिष्ठ अधिवक्ता हैं और संवैधानिक एक्सपर्ट्स हैं, आगे हम कल से उस पर भी डिबेट्स करेंगे, और ताकि वो उनकी राय क्या है, क्योंकि जो कुछ इन्होंने पत्र में दिया है क्या वो पूरे देश भर के काम आएगा, क्योंकि ये समस्याएं सब जगह हो रही हैं। कई जगह ऐसे छोटे छोटे उदाहरण हो रहे हैं जहां लोग इन जाति प्रमाण पत्रों का दुरुपयोग कर रहे हैं। बिल्कुल दुरुपयोग हो रहा है, और ये तो सिर्फ मेयर की बात हो रही है। यहाँ न जाने कितने ऐसे अधिकारी बन गए होंगे, न जाने कितने ऐसे ब्यूरोक्रेट्स होंगे सचिवालय में बैठे हुए जो इस तरीके का लाभ लेकर यहाँ पर बने हैं। तो उनको भी, उस पर भी हम लोग रिसर्च कर रहे हैं कितने ऐसे अधिकारी होंगे, और ये वीडियो जब पूरे प्रदेश में फैलेगा तो निश्चित रूप से और मामले में लाभ ले रहे हैं, इंजीनियर डॉक्टर बनने में लाभ ले रहे हैं, जो हॉस्टल्स हैं, बहुत सारे जो सरकारी हॉस्टल्स हैं उनका लाभ ले रहे हैं, बहुत सारे मामलों में लोग इस तरह का लाभ ले रहे हैं, तो वहां भी काम आएगा। लेकिन आपको इस तैयारी के लिए बधाई सुरेश सिंह जी, और चलते चलते आप कुछ बोलना चाहें बगैर मेरे प्रश्न के, अपनी बात दर्शकों के लिए बिल्कुल लास्ट में कहना चाहता हूँ रावत जी कि लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहाँ अकेले शंभू का मकान थोड़ी है। अभी तमाम आप देखते जाइएगा कितने और मामले सामने आते हैं, ये सारे कुंडलियां धीरे धीरे खुलती जाएंगी, और इस वीडियो के बाद तो निश्चित रूप से अनेक मामले सामने आने वाले। धन्यवाद। चलिए, आपने समय दिया सुरेश सिंह जी, आपको आपकी मेहनत के लिए बधाई, और आपका मिशन सफल हो, और ये देश भर में काम आए, बहुत सारे मामलों में काम आए, न सिर्फ चुनाव, अन्य मामलों में भी ये इनका जो पत्र है और ये जो जंग लड़ रहे हैं ये काम आए आप लोगों के भी, सब लोगों के। फिलहाल अभी के लिए बहुत शुक्रिया।